हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित यह अगला मैराथन प्रश्नों का सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित विज्ञान एवं भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपको इस परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है, जो कि इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। सवाल पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में धम्म का क्या अर्थ है। यानी अशोक ने, जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ और उसके पश्चात जो है आजीवक संप्रदाय को त्याग करके धम्म की नीति अपनाया, तो इस धम्म का अर्थ क्या था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि धम्म का अर्थ था नैतिकता। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि नीति और नैतिकता जो है वह धम्म का सही उत्तर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके जीवन की जानकारी देती है। यानी हमें इस जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं या समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है, अशोक है, इनमें से किस राजा के जीवन की जानकारी जो है हमें इलाहाबाद स्तंभ से मिलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है हमें इलाहाबाद स्तंभ से मिलती है। और यही समुद्रगुप्त है जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, तो इनमें से किस आक्रमणकारी के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था, उसे लूटा गया था। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन का, वह होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी, जिसने लगभग 17 बार जो है भारत पर सफल आक्रमण किया था। उसने एक आक्रमण जो है उसी में से गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी किया था। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ आपको कवर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि किस वायसराय के काल में रेलवे, डाक और तार विभाग की शुरुआत हुई थी। तो रेलवे की शुरुआत जो है आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले रेल परिचालन जो है वह अप्रैल 1853 ईस्वी में रेल चला था, जो मुंबई से थाने के बीच चला था महाराष्ट्र में। तो भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ चला, तो मुंबई से थाने के बीच कब, 1853 ईस्वी में। और डाक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1854 ईस्वी में। तो उस वक्त भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी का शासन था, जिसने हड़प नीति अपनाया था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे एवं डाक विभाग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण यह है कि लॉर्ड कैनिंग का जो है ये 1857 में कि विरुद्ध 1857 का जो शासन रहा उस समय, 1857 की जो क्रांति थी उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और ये भारत के पहले वायसराय के रूप में जाने गए। और लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए हैं। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल रहा है वह 1880 से लेकर के 84 के बीच का रहा है। और लॉर्ड रिपन जो है एल्बर्ट बिल विवाद में इस्तीफा दिए थे, इसलिए ये मुख्य नाम जाने जाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की बनी एकमात्र महिला की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की बनी जो महिला की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महाजनपद काल, जो कि 16 महाजनपद का इतिहास हमें मिलता है, तो इन महाजनपद काल में से अवंतीपुर किस जनपद की राजधानी थी। तो अवंतीपुर जो है वो अवंती की राजधानी थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद हुए हैं, जिसमें कोसी है, वज्जी संघ है, मगध है, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद के रूप में नाम आता है, याद रखिएगा इससे भी प्रश्न बनते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध महाजनपद था। और जो वज्जी संघ था ये 8 राज्यों का गणराज्य था। कितना राज्यों का, 8 राज्यों का संघ था, इसलिए वज्जी संघ के नाम से जाना गया। और उसमें से 8 राज्यों के संघ में से जो है एक राज्य लिच्छवी गणराज्य था, जो कि
प्राचीन काल में भी जो है वह लिच्छवी गणराज्य क्या था, तो प्राचीन काल में भी लिच्छवी गणराज्य जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था था, यानी गणतंत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी गौतम बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात जब उन्होंने अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे सही उत्तर है। किसका? प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था का विवरण अलाउद्दीन खिलजी को बाजार व्यवस्था का विवरण किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक रहा है दिल्ली सल्तनत में, एक प्रभावशाली शासक के रूप में जाना जाता है, चूँकि चंगेज खां को खदेड़ने में इनका प्रमुख भूमिका रहा। तो इसने ऑप्शन 8वां का जो है वो ए सबसे सही उत्तर है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी को बाजार व्यवस्था का विवरण दिया था। अगला सवाल है कि बाबरनामा जो किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा जिसके रचयिता स्वयं बाबर खुद है, यह लिखा गया है किसमें? तो यह लिखा गया है तुजुके बाबरी, यानी बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी के नाम से लिखा गया है। 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है कि बाबरनामा तुजुके बाबरी नाम से तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आया था कब? 1942 ईस्वी में, जिसको महात्मा गांधी जी ने जो है पोस्टडेटेड चेक के नाम से कहा था कि एक ऐसा चेक है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली दरबार के विरोध में किस आंदोलन के दौरान हुआ? दिल्ली दरबार का विरोध जो है वो किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इस 11वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है दिल्ली दरबार का विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो गांधी जी जो है हम जानते हैं कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे हैं। उससे पूर्व गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ भी गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में भी जो है सत्याग्रह किए हैं। तो सबसे पहले जो है गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, जो कि 1906 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो गांधी जी ने जो है हरिजन यानी भगवान का पुत्र, हरि का पुत्र हरिजन शब्द का जो प्रयोग है यह दलित वर्ग के लोगों के लिए किया था। गांधी जी जब रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब ये जो है जारी किया कि भारत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था रहेगी, तो गांधी जी उस वक्त जो है पुणे के यरवदा जेल में थे। वहीं उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और 1932 में उसी जेल में, पुणे जेल में ही गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है एक पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया था। और पूना पैक्ट जो है उसके बाद जो है गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाला और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, और हरिजन नाम जो है दलित वर्ग के लोगों के लिए हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सवाल है कि 14वां नंबर प्रश्न, गांधी जी के अनुसार स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वराज जो आज़ादी यानी स्वराज शब्द का जो सही ये है अर्थ है वह है ब्रिटिश से स्वतंत्रता था या फिर आत्मनिर्भरता और नैतिक शासन। तो स्वराज शब्द का जो सही उत्तर था वो था आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस, और नैतिक शासन, नैतिक शासन यानी कि सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये था स्वराज शब्द का वास्तविक अर्थ गांधी जी के ये में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार निकाला था? तो गांधी जी ने जो है हरिजन पत्रिका भी निकाला है, गांधी जी ने यंग इंडिया भी निकाला है सारे जो, और उसमें जो है पूछा ये जा रहा है कि अफ्रीका में कौन अखबार निकाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा ग्रह
लाल ग्रह कहलाता है। दोस्तों अब हम लोग इतिहास में प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात अब भूगोल से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। भूगोल के बाद हम लोग साइंस से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह के नाम से जो जाना जाता है ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आप भी हमसे पहले अगर उत्तर कर पा रहे हैं दोस्तों तो कमेंट करके आप जरूर प्रश्नों का उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा है, वह किस राज्य में होती है, वह होती है भारत में मानिसराम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य या सर्वाधिक वर्षा जो है वह मेघालय राज्य में होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए बिना इसका उत्तर कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी का पूछा जा रहा है, ऐसे आपको विश्व का याद होगा कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो विश्व की जब सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है तो पृथ्वी की भी सबसे सर्वोच्च चोटी वही होगी। हम माउंट एवरेस्ट ऑप्शन सी उत्तर करेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जहां मरुभूमि है, कि पानी नदारद है और चारों तरफ जो है बालू ही बालू है, यह थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो पर्वत के जो प्रकार हैं अवशिष्ट है, ब्लॉक है, भ्रंश है, वलित पर्वत है, उनमें से हिमालय पर्वत जो है यह वलित पर्वत है। ऑप्शन डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं यानी जो बारिश का होना है, सर्दी है, गर्मी है, जो अलग अलग प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो वायुमंडल के सबसे निचला परत, हम कहेंगे कि हम लोग से ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो वायुमंडल का जो परत विभाजित है उसमें सबसे निचला परत जो है जिसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि ट्रोपोस्फेयर में ही सारे प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो घटित होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसमें सबसे सही उत्तर ऑप्शन सी के रूप में जाना जाएगा कि प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि किस तटीय राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है, कौन से तटीय राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है, तो गंगा और ये ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो जहाँ पर मुहाने पर गिरती है वहाँ पर जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष, उस डेल्टा पर सुंदरी वृक्ष की संख्या सबसे अधिक है, यही कारण है कि उसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन बी जाना जाएगा कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो भारत का जो रेशम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है वह है कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार का कौन सा जिला जो है रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर जिला का नाम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं वह है बिहार, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। लेकिन यह आंकड़ा आज से 14 साल पुराना आंकड़ा है। कितना साल? 14 साल पुराना आंकड़ा है। आंकड़े बदल गए होंगे, 1106 लोग नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब जब तक नए आंकड़े नहीं आते हैं तब तक हमें यही याद रखना है। इसलिए क्योंकि जो जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी, जो जनगणना हुआ था वह हुआ था 2011 में। तो ये सारे आंकड़े जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। लेकिन जब जातीय आधारित जनगणना 2023 में बिहार सरकार ने करा करके अब उसका रिपोर्ट पेश किया, तो इस आंकड़े के तहत बिहार की आबादी जो है वह 13 करोड़ है,
जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ थी, तो बीच में 3 करोड़ आबादी बढ़ी है, तो 1106 लोगों की जगह पर अब जो है ज़्यादा लोग निवास करते होंगे। और ये सारे आंकड़े जब 2026-27 में जाति आधारित गणना पूरे भारतवर्ष में होना है तो फिर ये सारे आंकड़े बदल जाएंगे। इसलिए आप इस प्रकार से जनगणना 2011 के आंकड़े हैं और उस अनुसार से जनसंख्या पर किसी प्रकार का अगर कोई आपको डेविएट करने की कोशिश करता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन के आंकड़े लोग देंगे वो सारे आंकड़े 2011 के होंगे। और इधर 14-15 साल की जो अवधि बीती है इसमें जनगणना तेज़ी से बढ़ा है, तो इस बीच में जो है आंकड़े बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अगले यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है, क्योंकि ये 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो पृथ्वी जो है यह सूर्य के सबसे निकट जो है 3 जनवरी की तिथि को होती है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि परमाणु के धनात्मक आवेशित कहाँ स्थित होता है। दोस्तों अब हम लोग जो है भूगोल के बाद किस प्रकार के प्रश्न में आए हैं, तो ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न को अब हम लोग देख रहे हैं। तो आइए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट्स आप तक पहुंचे। धनात्मक आवेश कहाँ स्थित रहता है, तो धनात्मक आवेश रहता किस पर है। धनात्मक आवेश जो है वह कण प्रोटॉन पे स्थित होता है, अर्थात जो है यह प्रोटॉन कहाँ रहता है, स्थिति पूछा जा रहा है तो प्रोटॉन नाभिक में रहता है। तो हम ये कहेंगे कि परमाणु में धनात्मक आवेश नाभिक में स्थित रहता है। ऑप्शन डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है 27वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि जल का पीएच मान 7 से कम हो तो क्या कहलाता है। तो पीएच मान जो है वो अम्लीय और भस्मीय निर्धारण के लिए ये रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन है, यानी ना वह विलयन अम्लीय है ना वह विलयन भस्मीय है। 7 से अगर कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो भस्मीय है, या फिर जो है क्षारीय है, भस्म को ही क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, 7 से अधिक है तो फिर क्या है, 7 से अधिक होने की स्थिति में जो है वह क्षारीय है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि वह गैस जो रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर जुड़ जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन के स्थान पर जो गैस जुड़ जाता है वह रक्त जो है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में वायु से जो है ऑक्सीजन को लेकर के रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में दौड़ता है। यह काम जो है लंग्स का होता है, यानी फेफड़ा का होता है। फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करके रक्त को दे देता है, और रक्त जो है जो हीमोग्लोबिन उसमें स्थित है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पूरे शरीर में जो है रक्त घूमता है। लेकिन अगर सांस में हम लोग जो है ऑक्सीजन की जगह अगर ऐसे जगह पर है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वहाँ पर जो है रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन को ना लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कारण है कि अगर धुआं वाले जगह पर हम होते हैं तो वहाँ पर जो है ये रक्त का गुण है कि वो ऑक्सीजन को ना लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है, जो कि काफ़ी घातक होता है और हमें जो है दम घुटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण बताया जाता है कि आप किसी बंद कमरे में हैं तो वहाँ किसी प्रकार का धुआं न करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका रक्त जो है ऑक्सीजन को ना लेकर के किसको ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, जिसमें आपकी सफोकेशन से दम घुटने से मौत तक हो सकती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 30 है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल अगला है कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है वह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे सही उत्तर है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और पहले नियम से हमें जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मिलता है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है और गति में है तो गति में रहना चाहती है। तो ये हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि लोहे में जंग लगने की जो क्रिया है यह क्या कहलाती है। तो लोहे में जो जंग लगने की क्रिया है यह ऑक्सीजन की वजह से जंग लगती है, अर्थात ऑक्सीकरण कहलाएगी। ऑप्शन बी इसका 32वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस
सबसे अधिक किस प्रक्रिया में उत्पादित होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक अम्ल की क्रिया में उत्पादित होती है, यानी अम्ल अर्हेनियस के द्वारा अम्ल का परिभाषा भी यही दिया गया था कि अम्ल वह यौगिक है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन की जो सबसे अधिक उत्पादन है वो अम्ल और धातु की क्रिया से होती है, यानी यहाँ पर 33 का ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। पानी का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जल ठोस से बर्फ बन जाता है, यानी द्रव से, और 100 डिग्री पर पानी उबल करके वाष्पित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का मैक्सिमम घनत्व है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह क्या कहलाता है? तो हरे पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है वह किस ग्रह को कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है 36वां नंबर सवाल का। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, या फिर कहिए कि दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है? तो वह तत्व है कैल्शियम। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब है 37वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की चाल वायु में किस कारक से अधिक निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है वायु में वो तापमान पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका भी 38वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो माध्यम ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और वायु में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वायु गैस है, और फिर जो है ये हीलियम गैस है। तो इन दोनों में सबसे कम होगा, जल में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और सबसे अधिक लोहा में होगा, अर्थात ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का सामान्य श्रवण क्षेत्र क्या है? यानी मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी तक के ये को ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। 40 का बी सबसे सही जवाब है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 के हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी कवर किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। आइए हम लोग अगले सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।